नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ढेर सारी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका गाइड, आपका मित्र अंकित बंसल एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी लोगों ने राखी के इस पावन त्योहार को बहुत बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया होगा। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपके लिए करंट अफेयर्स के टॉपिक लेकर आता रहता हूँ, उसी क्रम में मैं आज बजट से एक टॉपिक लेकर आया हूँ। भारत में बेरोजगारी और क्या प्रावधान करता है आपका बजट। इसके लिए बजट ने क्या प्रावधान किए, कैसे दिखाया, इन सब चीजों की चर्चा आज की इस क्लास के माध्यम से हम और आप मिलकर करें। चलिए देखते हैं। अभी हालिया संदर्भ क्या है कि सांख्यिकी और कार्यान्वयन कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय NSSO। कौन सा मंत्रालय है भैया? ये मंत्रालय का नाम है NSSO। NSSO द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि बेरोजगारी की दर 3.2% रही, जो 17-18 में कितनी थी? 6%। यानी कि बेरोजगारी की दर पिछले वर्षों के मुकाबले अब थोड़ी सी कम हुई है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण बात क्या है कि 2022-23 में बेरोजगारी की दर कितनी रही है? 3.2%। यह रिपोर्ट आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS के नाम से जानी जाती है, जिसके आंकड़े किसके द्वारा एकत्रित किए जाते हैं? NSSO। NSSO यानी कि सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ये विभाग किसके आंकड़े देता है? आपके बेरोजगारी के आंकड़े। एक्चुअल में आपको इसके बारे में थोड़ा सा और बताना चाहिए। सांख्यिकी विभाग जो है, सांख्यिकी विभाग और कार्यान्वयन विभाग, कार्यक्रम और कार्यक्रम कार्यान्वयन, ये विभाग दो अलग अलग विभाग हुआ करते हैं। लेकिन 15/10/1999 में, कब? 15/10/1999 में इन दोनों विभागों को एक साथ जोड़ दिया गया और नाम दे दिया गया NSSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग। ये पहले दो अलग अलग विभाग हुआ करते थे, अब ये स्वतंत्र मंत्रालय के रूप में काम कर रहा है। इंडिपेंडेंट मिनिस्ट्री है, जिसका काम क्या है? जिसका काम है बेरोजगारी के आंकड़ों को प्रदर्शित करना। ठीक है जी, आगे रोजगार बेरोजगारी का मापन। श्रम शक्ति में 15 से 60 वर्ष के उम्र के काम करने वाले लोग शामिल होते हैं। यानी कि हम इसमें क्या देखते हैं कि 15 से 60 वर्ष के लोग श्रम शक्ति में कितने शामिल हैं, जबकि गैर श्रम शक्ति में बच्चे, बुजुर्ग एवं सेवानिवृत्त लोग शामिल होते हैं। श्रम शक्ति जहां शरीर से शारीरिक मेहनत होती है, गैर श्रम शक्ति आप समझ ही गए होंगे, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और सेवानिवृत्त लोग शामिल। श्रम शक्ति के भीतर रोजगार में नियोजित एवं बेरोजगार को विभाजित किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि भाई श्रम शक्ति में कितने लोग काम कर रहे हैं और कितने लोग काम नहीं कर रहे हैं, कितने लोग बेरोजगार हैं। इस तरह से इसका विभाजन किया जाता है। रोजगार में लगे लोगों को नियोजित कहा जाता है। जैसे कि मैंने बताया, जिनके पास काम के अवसर हैं वो क्या है? नियोजित लोग हैं। जबकि बेरोजगार वे हैं जो काम के लिए तो इच्छुक हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल, काम की इच्छा तो है लेकिन उनको काम नहीं मिल पा रहा। तो वो लोग कौन है? बेरोजगार। यानी कि बेरोजगार कौन? जिसको काम नहीं मिल पा रहा। रोजगार किसके पास? जिसको काम मिल पा रहा। संकेतक। अर्थशास्त्री श्रम बाजार को समझने के लिए दो प्रमुख संकेतक का प्रयोग करते हैं। पहला, श्रम शक्ति में भागीदारी दर, जो वयस्क आबादी में श्रम शक्ति का अनुपात है। यानी कि कितनी वयस्क आबादी है और कितने लोग उसमें भागीदारी कर रहे हैं, ये उस अनुपात को निकालते हैं। दूसरा, बेरोजगारी दर है, जो बेरोजगारी श्रम शक्ति का अनुपात है कि कितने लोग हैं। यानी कि इसको इस तरीके से समझें कि 15 से 60 वर्ष तक के, मान लेता हूं 100 लोग। कितने लोग हैं? 100 लोग। अब ये हम कैसे निकालते हैं कि श्रम शक्ति में भागीदारी कितनी है? 15 से 60 वर्ष तक के लोग 100 हैं, जिसमें से श्रम शक्ति में भागीदारी
भागीदारी 40 लोगों की, तो ये अनुपात हो गया भैया, यानी कि 40 लोगों की भागीदारी है तो 40 100 में से कितने 40, 100 में से कितने 40, तो 40% लोग क्या कर रहे हैं, श्रम शक्ति में भागीदारी कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा बेरोजगारी, कितने लोग काम करने की इच्छा रखते हैं, इन 100 में से मान लेता हूँ कि 80 लोग काम करने की इच्छा रखते हैं। ठीक है, 40 रोजगार पर हैं तो 50 यानी कि 50% लोगों के पास रोजगार है, 50% लोगों के पास रोजगार नहीं। इसको समझ में आई बात। अगला, एनएसएसओ 1972 से रोजगार एवं बेरोजगारी पर पंचवर्षीय सर्वे करता है, यानी कि एनएसएसओ 1972 से प्रत्येक 5 वर्ष पर इस सर्वे को करता है, लेकिन लंबे समय के अंतराल के कारण सटीक आंकड़ों का अभाव होता है। 5 वर्ष बहुत लंबा अंतराल होता है, तो हम सटीक आंकड़े प्रदर्शित नहीं कर पाते। रिपोर्ट की प्रमुख बातें, जो वर्तमान में रिपोर्ट आई है उसकी प्रमुख बातें क्या है। 2017-18 में बेरोजगारी दर कितनी थी, 6%, जिसमें युवा बेरोजगारी दर कितनी थी, जो 15 से 29 वर्ष तक के थे, 18%। बहुत प्रश्न विचारणीय था, यानी कि टोटल बेरोजगारी दर कितनी, 6%, लेकिन जिसमें युवा अगर मैं देखा जाए कि 15 से 29 वर्ष के ऐसे कितने युवा थे जो बेरोजगार थे, वो 18%। 2022-23 में समग्र बेरोजगारी जो 6% थी वो घटकर कितनी हो गई, 3.2, और युवा बेरोजगारी दर 18 से कितनी हो गई, 10 हो। मेरी बात समझ रहे हैं, यानी कि जो समग्र बेरोजगारी थी, जिसमें हम क्या ले रहे थे, समग्र बेरोजगारी का मतलब 18 से 60 वर्ष तक के लोग, उनकी बेरोजगारी की दर कितनी थी, 6%। वहीं युवा बेरोजगारी दर जो 15 से 29 वर्ष तक का आंकड़ा है, उसकी दर कितनी थी, 18%। जो 22 और 23 में अभी ये लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग ये समग्र जो है, यानी कि होलसेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 3.2% रह गई है, जबकि युवाओं की बेरोजगारी दर 10%। जिसमें भी और कैटेगराइज किया जाए तो ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर 8%, जबकि शहरी युवा बेरोजगारी दर 15.7%। ये बात बहुत स्पष्ट रूप से दिखाती है, ये लाइन, ग्रामीण युवा बेरोजगारी, गांव में लोग कृषि में रोजगार, कृषि नामक रोजगार में लगे रहते हैं, इसलिए वहां पर ये बेरोजगारी दर थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। अगर इसको महिला और पुरुष में कैटेगराइज किया जाए तो महिला और पुरुष में युवा बेरोजगारी दर क्रम से 10 और 9.7% रही है, यानी कि 100 में से 10 महिलाएं बेरोजगार हैं, तो 100 में से लगभग 10 ही पुरुष बेरोजगार हैं, 9.7%। महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी 17 और 18 में 17% थी, यानी 17% महिलाएं श्रम में भागीदारी करती थी। 22 और 23 में बढ़कर ये भागीदारी हो गई है 27.8%, यानी कि महिलाओं की श्रम में भागीदारी कितनी हो गई वर्तमान में 27.8%। पुरुषों की श्रम शक्ति भागीदारी 2017-18 में 55.5% थी, जो अब बढ़कर 56.2% हो गई। तो हम ये बात मानकर चलेंगे कि श्रम, जहां शारीरिक श्रम है वहां पर ज्यादा लोग रोजगार की तलाश में, और वहां पर लोगों को ज्यादा रोजगार मिला हुआ है। ठीक है, यानी कि सेवा क्षेत्र या अन्य क्षेत्र जो हैं वहां पर लोगों को रोजगार नहीं है। ठीक है, अगली बात, मैं अगर क्षेत्रवार रोजगार दर की बात करूं तो देखिए, कृषि क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र में 37.1% पुरुष रोजगार में लगे हुए हैं, उद्योग में मात्र 12.7 और सेवा में 50.2%। वहीं महिलाओं की बात की जाए तो 64.3% महिलाएं कृषि में काम कर रही हैं, 11.4 उद्योग में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में, और 24.4% महिलाएं सेवा सर्विस सेक्टर में काम कर रही हैं। अगर समग्र रूप से इसको देखा जाए तो 45.8% लोग कृषि से जुड़े हुए हैं, यानी कृषि मुख्य रोजगार का साधन बना हुआ है। वहीं 12.2% लोग उद्योग से और 41.9% सेवा से। माना जाता है कि सेवा क्षेत्र हमारे यहाँ सबसे बड़ा योगदान देता है जीडीपी में, जैसा कि आपको दिख भी रहा हो। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है, सेवा क्षेत्र का, लेकिन यहाँ पर भी लोग अभी कृषि क्षेत्र से कम, और सबसे कम योगदान देखिए जीडीपी में किसका है, कृषि का। जिस क्षेत्र का सबसे कम जीडीपी में योगदान है वहां पर सबसे अधिक लोग रोजगार में लगे हुए हैं, जैसा कि आप आंकड़े देख पा रहे हैं। ये आंकड़े PLFS 2022-23 पर आधारित। आर्थिक गतिविधियों में 1951 में किसी की हिस्सेदारी कितनी थी, 60% थी, यानी कि जब हम आजाद हुए उसके बाद किसी की हिस्सेदारी हमारे आर्थिक गतिविधियां जीडीपी में 60% हिस्सा रहा था, जो अब वर्तमान में घटकर आर्थिक गतिविधियों में कितनी रह गई है, 15%, लगभग 15% ही आपको दिख रही है।
लेकिन कृषि में नियोजित लोगों की संख्या इसी दर से गिरावट नहीं हुई। कृषि में लोग काम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि उनको कोई और अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आज भी कृषि ही रोजगार का मुख्य साधन बना हुआ है, जबकि कृषि का जीडीपी में हिस्सेदारी नियमित रूप से कम होती जा रही है। आप देख रहे हैं 60 से मात्र 15 रह गई, जबकि आप देख रहे हैं कि नियोजित लोगों की संख्या देखा जाए तो कृषि में सबसे अधिक लोग काम कर रहे हैं। तो मुख्य रोजगार का साधन वर्तमान में क्या बना हुआ है? कृषि बना हुआ है। साथ ही जिन क्षेत्रों में उच्च विकास जा रहा है, जैसे कि सेवा क्षेत्र, वे रोजगार के उच्च अवसर पैदा नहीं कर रहे। तो सर्विस सेक्टर में रोजगार पैदा नहीं हो रहा और कृषि ही रोजगार का साधन बना हुआ है, तो ये प्रश्न विचारणीय है, तो विचार किया जाए। अगली बात, कृषि वास्तव में प्रचंड छिपी हुई बेरोजगारी से ग्रस्त है। अब ये बात कही क्यों जाए? छिपी बेरोजगारी क्या है कि लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन उतनी आय प्राप्त नहीं हो रही। काम में तो लगे हुए हैं, लेकिन जो आपको गर्मा में ही एक अच्छी लाइफ जीने के लिए पैसे की आवश्यकता है, जितने रुपयों की आवश्यकता है, जितना पैसा आपको मिलना चाहिए, उतना पूर्ति कृषि से नहीं हो पा रहा। यानी कि लोग काम में तो आपको दिख रहे हैं कि ये लोग काम कर रहे हैं, लेकिन 200, 300, 400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने से उनका परिवार का लालन पालन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो बेरोजगार तो नहीं है, लेकिन रोजगार भी सही तरीके से नहीं है। उनको महसूस नहीं हो रहा कि मैं बेरोजगार काम पर जा रहा हूँ। यानी कि आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो काम तो कर रहे हैं, लेकिन कमा कितना रहे, उससे उनके घर के खर्चे नहीं चल पा रहे। तो वही प्रचंड छिपी हुई बेरोजगारी है जो दिखाई नहीं देती, जिसमें लोग काम तो करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन जो आय होनी चाहिए वो आय नहीं हो पाती। ठीक है, जहां आवश्यकता से अधिक लोग कार्य में, तो मैक्सिमम पॉपुलेशन के साथ क्या हो रहा है कि वो रोजगार में दिख तो रही है, लेकिन सही रूप से वो रोजगार, जो आय उसे होनी चाहिए, वो आय उसको नहीं मिल पा रही है। तो ये प्रश्न विचारणीय है। देश में प्रचंड और छिपी हुई बेरोजगारी का दौर चल रहा है। औपचारिक यानी कि संगठित क्षेत्र, सरकारी, सेवा, कंपनी क्षेत्र में रोजगारों की कमी होने से लोग अनौपचारिक क्षेत्र जैसे कृषि मजदूरी में कार्य करने के लिए मजबूर है, जो समस्या को गंभीर बनाते हैं। क्योंकि इस क्षेत्र में न केवल मजदूरी कम है, जो बात मैंने भी आपसे बोली, बल्कि यह श्रमिकों की जरूरी सुरक्षा भी प्रदान नहीं करती। जब तक हाथ पर काम करेंगे तब तक वो काम कर लेंगे, उसके बाद काम खत्म। तो एक उम्र के बाद वो सुरक्षित नहीं है। 300-400 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी पर काम करने जा रहे हैं, अगर उनको बीमारी हो गई, बुखार आ गया, तो उनके घर में रोटी लाना यानी कि आटा लाना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये बड़ी गंभीर समस्या है कि जो क्षेत्र जीडीपी में बड़ा योगदान दे रहे हैं, वो रोजगार के अवसर पैदा नहीं करते, जिससे मजबूरी बस लोगों को कृषि के साथ जुड़ना पड़ रहा है। ये बात समझ रहे हैं? अगली, महिलाओं को कम वेतन। भारत में महिलाओं का वेतन सामान्यतः पुरुषों से कम होता है, जिसका प्रमुख कारण क्षेत्र विशेष में महिला श्रम की भागीदारी है। ठीक है, आंकड़े दर्शाते हैं कि महिलाओं की सर्वाधिक भागीदारी कृषि क्षेत्र में। अभी मैंने आपको आंकड़े दिखाए। अब देखिए, 64.3% महिलाएं कहाँ काम कर रही हैं? कृषि क्षेत्र में काम। तो सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की कहां पर है? सर्वाधिक भागीदारी महिलाओं की कृषि क्षेत्र में है, जो कम मजदूरी वाला क्षेत्र है। अभी मैंने इस बात को भी एक्सप्लेन किया कि कृषि में आपको सबसे कम मजदूरी मिलती है। साथ ही उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी कम है, जो अपेक्षाकृत ज्यादा वेतन वाला क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं हो पाती। तो इस पर भी विचार करना चाहिए। अगली, संरचनात्मक बेरोजगारी एवं बचत। क्या है संरचनात्मक बेरोजगारी? संरचनात्मक बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? देखिए, दो तरह की बेरोजगारी होती है। एक होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। कौन सी भैया? एक होती है घर्षणात्मक बेरोजगारी। इसमें क्या होता है कि अपनी पसंद, अपने कौशल के हिसाब से नौकरी का ना मिलना। यानी कि लोग किस में तलाश में रहते हैं कि जो मेरे पास कौशल है, जो स्किल्स हैं, जिस नौकरी को मैं पसंद करता हूँ, वो उसकी तलाश में रहते हैं। नौकरियां तो हैं, लेकिन उनकी पसंद उनके कौशल के हिसाब से नहीं है। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था संरचना में परिवर्तन होने के कारण, नए अवसर सृजित होने के कारण ये ज्यादा चिंताजनक नहीं है, क्योंकि दर्शनात्मक बेरोजगारी ज्यादा चिंताजनक नहीं होती। ये कौन सी बेरोजगारी है? जहां श्रमिक अपनी पसंद और कौशल के हिसाब से नौकरी तलाश करते हैं। कौन सी है?
जहां श्रमिक श्रमिक अपनी पसंद एवं कौशल के हिसाब से नौकरी तलाश, जो उसके अंदर स्किल्स हैं, जिस नौकरी को पसंद करता है वो उसकी तलाश में लगा हुआ है। ठीक है, अन्य नौकरी वो कर सकता है, नौकरियां हैं तो परिवर्तन होगा संरचना में, तो वो अपनी चीजों को प्राप्त कर लेगा। तो ये दर्शनात्मक बेरोजगारी। एक होती है संरचनात्मक बेरोजगारी, जहां नौकरियों में आपूर्ति मांग से कम है। संरचनात्मक बेरोजगारी कौन सी होती है भैया? संरचनात्मक बेरोजगारी होती है आपूर्ति का मांग से कम होना। समझेंगे इस बात को? यानी कि जरूरत है 1 लाख लोगों के लिए नौकरी की, और नौकरियां 10,000। जरूरत 1 लाख नौकरियों की, और नौकरियां है ही नहीं 10,000 से ज्यादा। तो ये है संरचनात्मक बेरोजगारी, कि वो संरचना मौजूद ही नहीं है, आप उस चीज को पैदा ही नहीं कर सकते। तो भैया ये बड़ी समस्या वाली बात हो जाती है। ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था नौकरियां देने में सक्षम ही नहीं है। अर्थव्यवस्था के पास ना वो फंड है, ना वो संरचना है, वो कुछ है ही नहीं। तो आपूर्ति के हिसाब से मांग का अधिक होना, ठीक है, तो वो है संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, ये स्थिति बड़ी खतरनाक होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि वर्तमान में भारत में बेरोजगार युवाओं की संख्या बहुत अधिक है। तो एक नौकरी के लिए लाखों करोड़ों की संख्या में फॉर्म फिल कर दिए जाते हैं। नौकरियां कितनी? 10,000, 20,000, 50,000, 60,000। फॉर्म की संख्या कितनी? 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। तो 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख जो फॉर्म है, ये कंफर्म है कि उसमें से केवल 60,000 लोगों को ही जॉब मिल सकती है, क्योंकि उससे ज्यादा ही नहीं। तो ये समस्या सबसे बड़ी होती है किसी भी देश की। संरचनात्मक बेरोजगारी के लिए बजट क्या कहता है? केंद्रीय बजट 2024-25 9 प्राथमिकताओं पर आधारित है, जिसमें रोजगार और कौशल भी शामिल है। इसमें रोजगार और कौशल को भी शामिल किया गया है। रोजगार संबंधी चिंता को दूर करने के लिए 3 योजनाओं की बजट में घोषणा की गई। क्या है उनको जानेंगे। तीनों योजनाओं का उद्देश्य औपचारिक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित करना। औपचारिक क्षेत्र हमने बताया आपको, जैसे कि सेवा, ठीक है, मैंने अभी उद्योग, इनमें इनमें आप अवसर को सृजित कर रहे हैं, मुख्यतः कौशल पर आधारित, यानी कि ऐसी नौकरियों को पैदा करना जो घर्षणात्मक बेरोजगारी को भी कम कर दें, लोगों की स्किल्स के आधार पर उनको नौकरियां मिल पाए, वो जैसी नौकरी करने लायक है, उनके अंदर जो योग्यता है उस योग्यता के अनुरूप वो काम कर सकते। आपको योग्यता के अनुरूप, यानी कि मुझे पढ़ाना आता है, मुझे पढ़ाने के अलावा मुझसे कहा जाए कि भाई खेत में काम करना, मैं वहां काम मन लगाकर नहीं करता हूँ। तो ठीक वही है, जो मुझे आता है, मुझे अगर वही काम करने के मौके दिए जाए तो मैं उसमें कुछ नया और कुछ बेहतर कर सकता हूँ। ठीक वही है। तो तीनों योजनाओं का उद्देश्य क्या है? नए रोजगार के अवसर पैदा करना, और कैसे अवसर पैदा करना? जो कौशल पर आधारित। ठीक है, देखते हैं। पहला, कौशल विकास कार्यक्रम। पहला योजना क्या थी? कौशल विकास कार्यक्रम। 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करना, ये टारगेट है कि जो ऐसी संस्थान जो औद्योगिक रूप से लोगों को स्किल्स को डेवलप करेंगे, ऐसी संस्थानों को डेवलप करेंगे। ये संस्थान अगले 5 वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। ये टारगेट रखा गया। ये संस्थान अगले 5 वर्षों में कितने लाख? 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करेंगे। पढ़ाई के दौरान उद्योग भागीदारी के लिए तैयार, यानी कि पढ़ाई भी होती रहे और बच्चे के अंदर वो स्किल्स डेवलप हो जाएं कि वो उद्योग में भागीदारी कर पाए। अगली योजना क्या है? कौशल ऋण। बजट में कौशल ऋण भी प्रस्तावित किया गया। छात्रों को उन्नत कौशल ग्रहण करने के लिए 7.5 लाख रुपए के ऋण की सुविधा प्रदान की जाए, यानी कि अगर आपको और बेहतर कौशल प्राप्त करना है तो सरकार आपको 7.5 लाख रुपए का ऋण भी प्रदान करेगी। ठीक है, स्किल लोन कहते हैं इसको। इंटर्नशिप प्रोग्राम, इस प्रस्ताव के तहत सरकार युवाओं को इंटर्नशिप प्रदान करने के लिए देश की 500 कंपनियों से गठजोड़ करेगी, यानी कि उनको ट्रेनिंग पर भेजा जाएगा, इंटर्नशिप कराई जाएगी, उनको सिखाया जाएगा, प्रैक्टिकली नॉलेज दी जाएगी, वह ये चीज इस तरीके से होती है, यानी कि आपको उस चीज को सिखाया जाए तो आप उस चीज को सीखेंगे। इंटर्नशिप 1 वर्ष का होगा,
और चरणबद्ध तरीके से 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचा जाए। इसका टारगेट क्या है? 1 करोड़ युवाओं तक पहुंचा। कुल मिलाकर लोगों के अंदर स्किल्स को डेवलप करना टारगेट है। इस प्रस्ताव के तहत सरकार 6,000 रुपए की एक मुश्त सहायता के साथ छात्रों को प्रतिमाह 5,000 रुपए इंटर्नशिप ऋण प्रदान करेगी। 6,000 रुपए एक मुश्त देगी और 5,000 रुपया प्रतिमाह इंटर्नशिप के, जब आप इंटर्नशिप के लिए जाओगे किसी कंपनी में तो वहां आपको 5,000 रुपए प्रतिमाह के हिसाब से ऋण, इंटर्नशिप ऋण प्रदान किया जाए। ठीक है। प्रशिक्षण लागत कंपनियों द्वारा उनके कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व फंड के द्वारा वहन किया जाएगा। कंपनियों का कॉर्पोरेट उत्तरदायित्व होता है तो उससे प्रशिक्षण की लागत को कंपनियां वहन करें। ठीक है। अगली बात, महिलाओं के लिए इस बजट में क्या विशेष है? बजट में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर को बढ़ाने के लिए भी प्रयास किए गए, यानी कि सेवा क्षेत्र में ज्यादा काम करता है। सरकार उद्योग के साथ मिलकर महिला विशिष्ट कौशल कार्यक्रम आयोजित करने एवं स्वयं सहायता समूह उद्यमों के लिए बाजार तक पहुंच विकसित करने पर भी ध्यान दे रही, जिससे कि महिलाओं की भी श्रम में भागीदारी और बढ़ सके। तो ये बात है बजट की और बेरोजगारी। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें समझ आई होंगी, जानकारी पसंद आई होगी। बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, बेरोजगारी के आंकड़े बड़े महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान में बेरोजगारी की जो दर है वो 3.2% रह गई है, जो कभी 6% रहा करती थी। ठीक है भैया, कितनी रहा करती थी? जैसे कि हम इसमें देखते हैं, एक तो ये चार्ट आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। दूसरा, जो 6% रहा करती थी वो घटकर अब कितनी हो गई है? 3.2, जिसमें युवा की 18 की 10 हो गई है। ग्रामीण युवा बेरोजगारी दर 8%, शहरी 15.7। ये परसेंटेज, ये वाला पेज जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है। इसका अगला पेज भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जानकारी आपसे एग्जाम में सीधे के सीधे पूछ लेता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये चीजें आपको उम्मीद करता हूं कि समझ में आई होंगी। ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को, आज की बात को मैं यहीं पूरी करता हूं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब चैनल को और वीडियो को शेयर करना ना भूलें और प्यारे प्यारे कमेंट भी करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद, जय